हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2021 में पूछे गए सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सीटेट में अधिकांशतः प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिपीटेशन किया जाता है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश है। हमें बताना है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए हमारा है, का कोई आपसी संबंध नहीं है। तो अधिगम में आपका स्वास्थ्य का काफ़ी महत्व होता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है कि भूमिका नगण्य है, इसमें भी दिया है कि नगण्य भूमिका है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है, का कोई प्रभाव नहीं होता, तो स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। इनमें से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो ऑप्शन ए हमारा है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। ऑप्शन बी है, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। उसके बाद ऑप्शन डी है, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। हमें बताना क्या है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो बच्चे कोई अधिगम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, प्रेरणा बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ उपलब्ध कराना। पाठ क्या होता है, कल ही हमने इस पे एक क्वेश्चन बताया था। पाठ का मतलब होता है टीचर बच्चों को हेल्प करे। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होता है, तो टीचर उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसी को पाठ कहा जाता है। तो पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी का कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किस प्रकार का वातावरण की रचना करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है, भयावह। भयावह नहीं हो सकता है, प्रतिस्पर्धिक भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है, सहयोगिक। तो सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ऑप्शन बी है, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या ऑप्शन डी है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हमारा है, सरल और व्यक्तिगत। ऑप्शन बी है, जटिल और निष्क्रिय। ऑप्शन सी है, जटिल एवं सक्रिय। और ऑप्शन डी है, सरल और रैखिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। तो अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापिका को, एक टीचर को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को
डैश चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समझना चाहिए। अर्थात एक अर्थपूर्ण अधिगम के लिए टीचर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार की विविधता को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन विधियों को विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। किस प्रकार की कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन ए हमारा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी, ऑप्शन सी है अध्यापक केंद्रित और ऑप्शन डी है प्रगतिशील। तो किस प्रकार की कक्षा में टीचर अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधि को चेंज करेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रगतिशील। तो प्रगतिशील कक्षा में ही टीचर क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा देने की अलग अलग तरीकों को बताते हैं, उसके बाद आकलन की अन्य अन्य विधियों का खोज करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या बताता है? तो ऑप्शन ए है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमी। देखिए यहाँ पे शिक्षा में असफल होना विद्यालय में यह आनुवांशिक पैदाइशी की कमी नहीं होता है। ऑप्शन बी है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। तो ये भी अभिभावक का भी दोष नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। तो ये भी बात नहीं है कि जो बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं उनके अंदर आपका अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। ऑप्शन डी है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे में आपका अधिगम प्राप्त करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे काफ़ी आसानी से सीख जाते हैं और कुछ बच्चे को सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश। तो यह प्रश्न हमने पहले भी आपको कराया है। तो आपके एग्जाम में होता क्या है कि अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक होता है, प्राथमिक कारक होता है, द्वितीयक कारक होता है, या इसका कोई भूमिका नहीं होता है, या इसकी बहुत कम भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि बच्चों की समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। और हमने यह भी आपको बताया है कि परिवार और पड़ोस आपका प्राथमिक कारक होता है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने का क्या फायदा है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। तो ऐसा बात नहीं है कि समूह में पढ़ने से ध्यान भंग होता है। ऑप्शन बी है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये भी गलत होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो एक साथ पढ़ने से क्या होता है, बच्चे एक दूसरे का देखते हैं कि अगला बच्चा कितना तेज है, हम उससे कितना कम है। तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का आकलन कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी है भ्रांति उत्पन्न करना। तो भ्रांत नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हमारा है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटनाओं के कारण होता है। ऑप्शन बी है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। या ऑप्शन डी है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें पूर्व निश्चित, तो विकास पहले से निश्चित नहीं होता है, तो यह नहीं होगा। विकास एक सरल और एक दिशा में नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन डी है संसार के सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में नहीं होता है।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? इसमें हमें बताना है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। या ऑप्शन डी है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तर्कसंगत विचारों का विकास होता है जो कि प्राकृतिक रूप से आपका मूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है संरक्षण, वर्गीकृत व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। या ऑप्शन सी है परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होते हैं। या ऑप्शन डी है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनित निगमनात्मक तार्किक और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? यह किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, यह हमें बताना है। तो यह आपका जीन पियाजे द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी है अनियमित और असंबद्ध होता है। ऑप्शन सी है धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। या ऑप्शन डी है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास आपका बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? आंशिक दृष्टि, जो बच्चे आपका कम देखते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है बोलती पुस्तकें या स्पर्शीय सूचना पट, तो ये उपयुक्त है। ऑप्शन बी है छोटी मुद्रण, तो छोटे छोटे चीज़ों को आंशिक दृष्टि वाले बच्चे नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण पर। उसके बाद ऑप्शन बी है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। ऑप्शन सी है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जान के। या ऑप्शन डी है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। हमें क्या बताना है? पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता की विश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। ऑप्शन बी है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। या ऑप्शन सी है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। या ऑप्शन डी है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप को देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। तो बहुभाषीयता को अलग अलग भाषा अगर स्कूल में यूज होते हैं तो इसको टीचर को क्या समझना चाहिए, समस्या समझना चाहिए, नहीं। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है एक गुण और साधन, तो यह सही हो जाएगा कि अध्यापकों को कक्षा में भाषीयता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। क्या होता है कि मान लीजिए अलग अलग भाषा बोलने वाले स्टूडेंट क्लास में रहते हैं तो एक दूसरे के भाषा क्या होता है बच्चे सीख जाते हैं, तो बहुभाषीयता का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुभाषीयता को हमें बढ़ावा देना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन ए हमारा है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है लेव वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपका संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह हमने 2021 में पूछे गए सीटेट सीटीपी के सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।